हमारी जो अगली अभिक्रिया है वो है एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से। तो आप ये देखोगे कि अगर आप कोई भी एसिल हैलाइड लेके चले, कोई भी आपने एसिल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड लिया, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप यहाँ पर ये देखोगे कि हमेशा वहां पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाएगा जब आप उसका जल अपघटन करोगे, और जल अपघटन करने के बाद किसी क्षारीय माध्यम में आप उसकी अभिक्रिया करवाओगे। तो देखो ये रिएक्शन होगी कैसे। मान के चलो कि मैंने कोई भी एसिल क्लोराइड लिया, मैंने यहाँ पे लिया RCOCl, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैं इसका यहाँ पे करवाती हूँ जल अपघटन, ठीक है। पहली अभिक्रिया में हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, इसको हम करेंगे इसको जल अपघटित। अब आप क्या देखोगे कि RCOCl का जैसे ही आपने जल अपघटन करवाया, तो जल अपघटन करवाने के बाद ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा RCOH प्लस Cl नेगेटिव। जल अपघटन करवाने पे ये आपको एसिड देगा। सेम केस में अगर हमने इसको किसी क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवाया, तो ये आपका RCOO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन आपको दे देगा। और उसके बाद अगर आप इसकी H3O पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन करते हो, तो यहाँ आपको RCOOH ग्रुप मिलेगा और Cl नेगेटिव आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, हम जल अपघटन करवा रहे हैं। तो किसी भी अगर आपने एसिल हैलाइड का जल अपघटन करवाया, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और Cl नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी अभिक्रिया किसी क्षारीय माध्यम में करवाई, तो आपको RCOO नेगेटिव प्लस RCOO ग्रुप, Cl नेगेटिव ग्रुप, और अगर फिर आप उसका प्रोटोनेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। तो ये थी आपकी एसिल हैलाइड की बात, ठीक है। अब अगर मैं कोई एनहाइड्राइड लेके चलूं, मैंने लिया C6H5CO होल ट्वाइस O। ये क्या, कौन सा एनहाइड्राइड है, ये आपका बेंजीन का एनहाइड्राइड है, ये आपका बेंजीन का हाइड्राइड है, ठीक है। बेंजीन C6H5, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बच्चों हम बेंजोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। बेंजीन के एनहाइड्राइड को हम बेंजोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे, ये इसका नाम होगा। अब अगर आप इसका जल अपघटन करवाते हो, H2O ऐड करना मतलब इसका जल अपघटन करवाना, तो अगर हम किसी एनहाइड्राइड ग्रुप का भी जल अपघटन करवाते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मिलता है। तो अब यहाँ पे आपको कौन सा एसिड मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 2C6H5COOH। क्लियर, C6H5COOH। तो एनहाइड्राइड से आपको क्या मिला, एनहाइड्राइड से भी आपको एसिड मिला। तो चाहे आप एसिल का क्लोराइड लेके चलो या फिर आप एनहाइड्राइड लेके चलो, जब भी आप उसका जल अपघटन करवाते हैं आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन थी एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड की। तो बच्चों आखिरी विधि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की है वो है आपका एस्टर से। अब एस्टर क्या होता है आपका, एस्टर होता है RCOOR ग्रुप, ठीक है। ROR तो आपका ईथर होता है, RCOOR ग्रुप जो होता है वो आपका एस्टर ग्रुप होता है। क्लियर। अब अगर आपने कोई भी एस्टर लिया, आपने उसका करवाया जल अपघटन, जल अपघटन करने के बाद आपको जो चीज प्राप्त होगी उसका आपको करना है अम्लन। अम्लन का मतलब होता है प्रोटोनेशन करना H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। लेकिन जल अपघटन आप हमेशा किसकी उपस्थिति में कराओगे, क्षार की उपस्थिति में करवाओगे। तो आपका एस्टर जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। करवाना जल अपघटन ही है, लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी है जिसमें आपको बाद में अम्लन भी करवाना है, प्रोटोनेशन भी करवाना है। क्लियर। चलिए तो देखो अभिक्रिया होगी कैसे। ठीक है, अगर आपके पास में ये रिंग के ऊपर आपका कोई भी ग्रुप है, जैसे हमने मान लिया CH3COOR, ठीक है, ये कोई एस्टर है। अब पहले आपने क्या करवाया, आपने इसका करवा दिया जल अपघटन क्षारीय माध्यम में। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको मिलेगा CH3COOH, ठीक है, ये मिल गया आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पर मेथ और एथ दो कार्बोनिक ग्रुप है, तो ये आपका बेंजीन एथेनोइक एसिड हुआ। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और यहाँ पर उदाहरण लेके चलें, हम लेके चलते हैं बेंजीन के ऊपर आपका
CH3CH2COOR ग्रुप, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइड ग्रुप है, ठीक है। दोबारा क्या कराओ, इसका जल अपघटन कराओ क्षारीय माध्यम में, और फिर क्या करो, इसको आप अम्लन कर दो। अम्लन करना मतलब प्रोटोनेशन करना। तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2COOH, 3 कार्बन। तो ये आपका हो गया बेंजीन का प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो बच्चों ये जो ग्रुप मैंने यहाँ पे लिए हैं ये क्या है, ये आपके एस्टर ग्रुप है। एस्टर होता है हमारा RCOOR। क्लियर इतना? तो ये था आपका आखिरी तरीका कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की मैंने आपको यहाँ पर कितनी विधियां बताई, मैंने आपको टोटल 6 विधियां बताई। पहला हमने बनाया अल्कोहल और एल्डिहाइड से। तो अल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, उनको ऑक्सीकृत कर दो, तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एल्काइल बेंजीन से बताया। एल्काइल बेंजीन को भी ऑक्सीकृत कर दो तो आपको अम्ल मिल जाएगा, लेकिन वहां आपको क्षारीय माध्यम लेना है। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया नाइट्राइल से और अमाइड से। तो वहां पर भी आपने क्या किया, आपने वहां पर उसका जल अपघटन किया तो आपको वहां पर अम्ल मिल गया। चौथा तरीका हमने क्या देखा, चौथे तरीके में हमने एस्टर से देखा, जो हमारा लास्ट मेथड था बनाने का। तो इसमें हमने जल अपघटन किया, लेकिन जल अपघटन करना कैसे है, क्षारीय माध्यम से। पांचवा तरीका था ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक से, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक को शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया करवा के जल अपघटन करवाया तो हमें अम्ल मिला। और एक और तरीका था जिसका नाम था, हमने किया एसाइल क्लोराइड से या फिर एनहाइड्राइड से। तो एसाइल क्लोराइड होता है आपका COCl ग्रुप, और एनहाइड्राइड होता है कि C6H5 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस, और बाहर आपका O होगा तो उसको हम एनहाइड्राइड ग्रुप कहते हैं। तो कुल मिला के या तो उसका ऑक्सीडेशन करवाना है या फिर उसका जल अपघटन कराना है। अभिक्रिया 2 ही चलेगी, लेकिन किसी किसी अभिक्रिया में आपको एंड में अम्लन भी करवाना है। अम्लन करवाना मतलब H पॉजिटिव आयन को ऐड करना, और अगर आप उसका अम्लन करवाते हो तो आपको फाइनली कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, चाहे वो एलिफेटिक होगा या फिर वो एरोमेटिक होगा। तो यहाँ एलिफेटिक फॉर्म में आपको RCOOH की फॉर्म में मिलेगा, और अगर मैं रिंग की बात करूंगी तो आपको बेंजीन की रिंग के ऊपर या फिर आपको बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर COOH ग्रुप मिलेगा, जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो ये हुई कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की 6 इंपॉर्टेंट विधियां। 6 ही विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि इसको कैसे बनाएं, आपको अभिकर्मक दिए होंगे और आपको उत्पाद को पहचानना है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप नहीं होगा। क्लियर? अब कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं उसके भौतिक गुणधर्मों की तरफ। तो भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या बातें करते हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं, सब बच्चों को पता होगा। तो बच्चों जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में या तो आता है उसका क्वथनांक। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज आती है क्वथनांक, दूसरा आता है गलनांक, और तीसरी चीज आती है उसकी विलयता। हम अधिकतर इन्हीं 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, और एक और कभी कभी हम बात कर लेते हैं उनकी अवस्था की, कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो अभी तक आप सब बच्चे जान चुके हो कि हम इन 4 ही प्रॉपर्टीज के बारे में हमेशा डिस्कशन करते हैं जब हम भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। अब भौतिक गुणधर्म पढ़ने किसके हैं, RCOOH के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर मैं भौतिक गुणधर्मों की बात करूं तो यहाँ पर भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो पहला जो भौतिक गुणधर्म है वो होती है बच्चों अवस्था, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्मों में हम सबसे पहले बात करते हैं अवस्था की। तो अवस्था का मतलब ये है कि वो आपका सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा। तो बच्चों अवस्था में अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल 9 कार्बन तक होते हैं, इसका मतलब जिन अम्लों में कार्बन की संख्या, जिन अम्लों में
कार्बन की संख्या 9 कार्बन तक है, तो 9 कार्बन तक वाले आपके जितने भी द्रव होते हैं वो सभी आपके एक विचित्र गंध वाले द्रव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये द्रव कैसे होते हैं, ये आपके एक तो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, और दूसरी बात ये कैसे होते हैं, ये आपके विचित्र गंध वाले होते हैं। एक अजीब सी स्मेल इनके अंदर होती है अगर कार्बन की संख्या 9 कार्बन के परमाणुओं तक है, तो विचित्र गंध वाले होते हैं। ठीक है, अब ये तो बात थी 9 तक वालों की। अब अवस्था में अगर मैं बात करूं कि कार्बन की संख्या अगर 9 से ज्यादा है, कार्बन की संख्या क्या है, 9 से ज्यादा है, तो अगर कार्बन की संख्या 9 से ज्यादा है तो जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे उनकी अवस्था होगी ठोस, और ठोस होने के साथ ये कैसे होंगे, ये होंगे आपके गंधहीन। क्लियर, इनमें कोई गंध आपकी नहीं होगी। तो ये हुई आपकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अवस्था। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों की वो होती है इनका क्वथनांक। क्या होता है, क्वथनांक। अगर हम क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों आप देखोगे अगर मैं एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहलों की बात करूं, एल्डिहाइड की बात करूं, कीटोन की बात करूं या मैं अल्कोहल की बात करूं, तो इन तीनों के कंपैरिजन में आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आप देखोगे कि जो क्वथनांक है वो ज्यादा है। क्या होता है क्वथनांक, क्वथनांक ज्यादा होता है। अब ये क्वथनांक जो है ये ज्यादा क्यों होता है, ये इन तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी पहले एक पिक्चर यहां पर दिखाई थी कि एक तो हो गया इनका द्रव्यमान और दूसरा हो गया इनका अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, पिक्चर में ध्यान से देखिए कि क्वथनांक यहां पर ज्यादा क्यों है। ये है आपका RCOOH ग्रुप, ठीक है, इधर भी आपका है RCOOH ग्रुप। तो आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लियर, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसा बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसको कहेंगे इसका बंध कैसा है, अंतर आणविक, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। और आप जानते हो कि अगर किसी चीज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस बंध को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका क्वथनांक भी होगा वो भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ज्यादा होने के दो रीजन है। पहला रीजन है एक तो उसका द्रव्यमान, ठीक है, पहला रीजन क्या है इसका द्रव्यमान, और दूसरा इसके बीच में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। दूसरा रीजन क्या है, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, जिसकी वजह से इनका जो क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए तीसरे गुण की बात करती हूं। तीसरा गुण होता है हमारा विलयता। विलयता को हम यहां लिख रहे हैं। अब विलयता का मतलब क्या होता है? विलयता का मतलब होता है कि कौन किसमें कितना सोल्यूबल है, कौन किसमें कितना घुल सकता है, उसको हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अब बच्चों आप देखोगे कि आपके जो 4 कार्बन तक के कार्बोनिक अम्ल है ना, वो आसानी से जल में घुल सकते हैं। कितने? 4 कार्बन वाले अम्ल, जिसके अंदर 4 कार्बन है, कार्बन की संख्या 4 है, वह जल में विलय होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही कार्बन 4 से ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है विलयता आपकी कम होती जाती है। तो हम क्या बोलेंगे?
कि कार्बन की संख्या अगर बढ़ी, अगर कार्बन ज्यादा, तो विलयता क्या होती है, विलयता आपकी कम होती जाती है। लेकिन आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया बेंजीन, फिनोल, ईथर, इन सब में ये घुल सकते हैं। बेंजोइक एसिड की मैं बात करूं, बेंजोइक एसिड क्या होता है, आपकी बेंजीन की रिंग के ऊपर COOH ग्रुप, यही होता है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड जो है, ये जो आपका बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड जो है, ये बहुत सारे वलय ऐसे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनमें घुलने की क्षमता रखता है, जिसमें ये आसानी से घुल सकता है। तो अगर कार्बन कम है, 4 तक है, तो आप देखोगे जल में कोई भी चीज घुल सकती है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या बढ़ती गई तो जल की तरफ इसकी वलयता कम होती जाती है। ठीक है, वलयता के लिए भी हमारे पास में यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है, देखिएगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर गिवन है। देखो ये आपका यहाँ पर गिवन है RCOOH, ठीक है, ये भी गिवन है RCOOH, क्लियर। यहाँ जो गिवन है ये आपका गिवन है RCOH। तो जब आप इनको जल में घोलते हो तो जल में घुलने के बाद ये अपने आप में क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो जल में 4 कार्बन तक की वलयता को आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अगर कार्बन की संख्या बढ़ती गई तो वलयता आपकी कम होती जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की मैं बात करूं तो ईथर में, और आप देखोगे कि दूसरे जो फिनोल या बेंजीन है उनमें ये घुल सकते हैं। क्लियर इतना? तो ये थे बच्चों आपके कुछ भौतिक गुणधर्म कार्बोक्सिलिक अम्लों के। तो हम हमेशा जब भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो हम अवस्था, क्वथनांक, गलनांक और विलयता की ही बात करते हैं, यही इसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो अधिकतर कार्बोक्सिलिक अम्ल आप देखोगे या तो ठोस अवस्था में होंगे या फिर आप गैसीय अवस्था में उनको देखोगे, कुछ गंध वाले होंगे और कुछ आपके गंधहीन होंगे। क्लियर इतना? तो हमारा आज का लेक्चर था कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियों के बारे में। 6 तरीके से हमने इसको बनाने की प्रोसेस को देखा। अल्कोहल से कैसे बनाएं, एल्डिहाइड से कैसे बनाएं, साइनाइड से कैसे बनाएं, नाइट्राइल ग्रुप से कैसे बनाएं। इसके अलावा हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, इतने सारे तरीके देखे हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने के। 2 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि या तो ऑक्सीकरण करेंगे तब अम्ल मिलेगा, या फिर उसका जल अपघटन करेंगे तभी आपको अम्ल मिलेगा। साथ में एक स्टेप और करनी है जिसको हम कहते हैं अम्लन। अम्लन मतलब होता है H3O पॉजिटिव आयंस को रिएक्शन में ऐड करना। क्लियर इतना? तो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं और उपयोग के बारे में, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो बच्चों आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी DPP क्वेश्चंस या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे विथ अनदर फ्रेश न्यू टॉपिक। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। Thank you so much. Have a great day.